ओके, स्टार्ट करते हैं। अपने जब तक जितना पढ़ लिया वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा, पीछे वाले में किसी की कोई दिक्कत हो। पृथ्वी की जो अपन प्रक्रियाएं जो पढ़ रहे थे, वो आकृतिक प्रक्रियाएं, उसमें बहिर्जनित और अंतर्जनित क्या होती है प्रीति? बहिर्जनित क्या होती है, अंतर्जनित क्या होती है? आंतरिक भाग से लगने वाले बल या उससे जो परिवर्तन होते हैं वो तो अंतर्जनित, और बहिर्जनित जो होता है बाह्य भाग में जो परिवर्तन करती है। अब बाह्य भाग अंतर्जनित प्रक्रियाएं जब प्रारंभ होती है तो बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण होता है, यानी अनेक प्रकार की संरचनाएं बनती है। और जब बहिर्जनित कार्य करती है तो वो क्या करती है, वो जो बनी हुई संरचना होती है उनका अपक्षय होता है या टूटती फूटती है, बिखरती है, उनका अपर्दन होता है, फिर वो दूसरी स्थान पर निक्षेपण होता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आंतरिक प्रक्रियाएं कार्य करती है ना, तभी तो बाहरी प्रक्रियाओं को कार्य करने का मौका मिलता है। तो वही चीजें अपन पढ़ रहे थे कि पहले अंतर्जनित यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगने वाला बल, फिर बाह्य भाग में जो स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, उन बाह्य भाग में स्थलाकृतियों का अपरदन और निक्षेपण होता है। तो उसी की अपन बात कर रहे थे। तो अपन अभी देखते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अपक्षय, वेदरिंग। और अपक्षय का अर्थ होता है वैसे सिंपल शब्दों में टूटना। टूटना। अब किसी भी चट्टान जो होती है उसकी वो कई टुकड़ों में विभाजित होती है तो उसके बहुत सारे कण हो जाते हैं। तो टूटना एक अपक्षय क्रिया होती है जो चट्टानों के मध्य, अब किस कारण से होती है वो भी देखते हैं। तो अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्व, अपक्षय का मतलब टूटने, जो कोई भी चट्टान है उसमें जब अपक्षय होता है तो उसके अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। यानी वायुमंडलीय जो तत्व होते हैं वो वायुमंडलीय तत्व धरातल की जो चट्टानें होती है उन चट्टानों पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं होती है जो पृथक या प्राय सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को क्या करती है, प्रभावित करती है। सामूहिक रूप से एक साथ अपक्षय को मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन, विखंडन का वही बिखरना, एवं रासायनिक वियोजन, अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी विखंडन बोल सकते हैं अपन उसको, रासायनिक वियोजन बोल सकते हैं, अपघटन, अपघटन का अर्थ भी टूटना होता है। रासायनिक वियोजन किसके कारण, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण किसी चट्टान का टूटना। यांत्रिक, प्राकृतिक घटनाओं से किसी चट्टान का टूटना तो यांत्रिक विखंडन हो गया। रासायनिक विखंडन और अपघटन, ये सारी प्रक्रियाएं जो है अपक्षय का ही रूप है। चूंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है, इसने कहा है कि जब अपक्षय होता है तो उसमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, थोड़ा बहुत खिसकाव होता है, थोड़ा बहुत। अब टूटने का मतलब क्या होता है, अभी कोई चट्टान पड़ी हुई है और वो चट्टान अपने स्थान पर ही दरार दे देती है तो इसका मतलब टूट गया है। तो उसमें ज्यादा दूरी तक क्या होता है, अपक्षय केवल कुछ क्षेत्र, उसी क्षेत्र में उपलब्ध होता है, अन्य ज्यादा संचलन है, ज्यादा उसमें भाव नहीं होता है। एक चट्टान है, केवल जिस स्थान पर पड़ी हुई वहीं टूट जाती है, तो वो अपक्षय होता है। ये एक स्वस्थान, स्वस्थान का अर्थ अपने स्थान या तट तट तदस्थन प्रक्रिया है। या तो अपने स्थान पर टूटना या फिर उस स्थान से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें देखने को मिलता है। तो इसमें कहा है ऑन साइड, यानी उसी साइड पर या इन साइड स्वस्थान है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जैसे ये चट्टान है धरातल पर। अब इस चट्टान में क्या होता है, चट्टानें तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसमें हल्की सी दरार आना। अब ये दरार हो सकती है आज यहाँ तक आए या पूरी भी आ जाए, तो ये दरार जो होती है यही क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। अभी इन, इसने कहा इन सिटू, स्वस्थान अपने स्थान पर, या फिर ऑन साइड, यानी ये पूरी की पूरी क्या है, इसकी साइड है। इस साइड में थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये इधर खिसक जाए, ये इधर खिसक जाए, या फिर ये इसको इधर धकेलेगी तो इसमें दरार में थोड़ा और ज्यादा गैप हो सकता है। तो इतना परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है, ज्यादा अंतर इसमें, ज्यादा संचलन इसमें नहीं होता। और संचलन का अर्थ क्या होता है, खिसकना। अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, भौमिक यानी भूमि की जटिल प्रक्रियाओं के कारण जलवायु, जलवायु स्थलाकृति, जलवायु से निर्मित स्थलाकृतियां और वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती है। इसने कहा है कि अपक्षय जो क्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या है, भूमि के ऊपर थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये किसके कारण, जलवायु, जलवायु स्थलाकृतियां, जलवायु से निर्मित स्थलाकृतियां
वनस्पति कारकों के द्वारा प्रानुकूलित होती रहती है, यानी उससे परिवर्तित होती रहती है। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। और जलवायु क्या करती है, सबसे ज्यादा इनको प्रभावित करती है। जैसे अपन जलवायु कैसे प्रभावित करेगी, अपने ये धरातल है और धरातल पे कोई मिट्टी का ढेर लग गया। अब जलवायु क्या होगी, जैसे जलवायु नम जलवायु या तापमान कम रहता है तो उस दौरान ये जो ढेर होगा ये कैसा होगा, ये अपन इसको जब भी देखेंगे अपने को गीला नजर आएगा। और शुष्क जलवायु होगी तो ये बिल्कुल कठोर अवस्था में नजर आएगा। तो ये गीला या फिर अपन बोल सकते हैं नरम अवस्था में कब रहता है, जलवायु के कारण। कठोर कब रहता है, जलवायु के कारण। शुष्क जलवायु में कठोर दिखेगा और नम जलवायु यानी इसमें गीला या नरम दिखता है। तो ये यहाँ पर जो चट्टानें होती है इनमें क्या होती है, नमी की मात्रा आने के कारण। अब ये क्या होता है, नमी की मात्रा का आना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें किसकी मात्रा आ गई, जल की मात्रा इसमें शामिल हो गई। और जल की मात्रा शामिल होने के कारण ये रासायनिक प्रक्रिया बन जाती है। जबकि शुष्क अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर ये जो चट्टान है ये किस अवस्था में हो जाती है, जो जल होता है वो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर ये कठोर अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन इसमें देखने को मिलते हैं। इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरी जलवायु में भिन्न होती है। अपक्षय मेंटल यानी मेंटल जो भाग है उसमें भी ज्यादा गहराई में भी जो चट्टानें होती है उसमें इसका प्रभाव देखने को मिलता है। न केवल अपक्षय प्रक्रिया अपितु अपक्षय मेंटल की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती है। अब ये दो क्षेत्र होते हैं, जैसे अपन बात करें दोनों क्षेत्रों के मध्य 500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी राजस्थान के उत्तर और दक्षिण की बात करें तो राजस्थान का जो उत्तर है वहाँ पे गंगानगर और दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, जल की उपलब्धता है। और दक्षिण वाले भाग जो है वो कैसा है, कठोर चट्टानों से निर्मित भूभाग है, यानी पर्वतीय क्षेत्र है वो। तो पर्वतीय क्षेत्र, तो दोनों के क्षेत्रों की जलवायु जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों के अक्षांशों को अंकित कीजिए। अब जलवायु प्रदेश हम विभाजित करते हैं ना, तो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। भारत को 6 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं, कई बार 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। तो किसके आधार पर करते हैं ये, अक्षांशों के आधार पर। अक्षांशों के आधार पर कैसे होता है, अक्षांशों के आधार पर अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वही चीज है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक। 0, 23.5, 64.5 और 90। वही 0, 23.5, 64.5 और 90। ये वाला जो भाग है इसको अपन क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंध। अक्षांशों के आधार पर तो ये गर्म क्षेत्र, सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र। फिर ये कौन सा आ गया, शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला कौन सा आ गया, शीतोष्ण। और ये शीत कटिबंध। ये अक्षांशों के आधार पर तो क्या होता है, जलवायु का निर्धारण होता है। अक्षांशों से अपन क्या करते हैं, ये वाला जो भाग है सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर। क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो है वो सीधे अपन यहाँ पे, अब सूर्य तो क्या है पृथ्वी से आकार में बड़ा है, हालांकि यहाँ पे तो यहाँ से जैसे किरणें जो है इस पे गिरेगी तो ये सबसे नजदीक होगी। यहाँ पर जाएगी तो ये दूरी बढ़ती जाएगी, और दूरी बढ़ती जाएगी तो उसके साथ साथ जलवायु के तत्वों में भी परिवर्तन होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इसी कारण से यहाँ पर सबसे नजदीक होने के कारण ये उष्ण कटिबंध, फिर इससे दूर जाते शीतोष्ण, और फिर लास्ट में शीत कटिबंध। यहाँ तक सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार है। अपक्षय प्रक्रिया जो होती है उसके 3 प्रमुख प्रकार है। पहला है रासायनिक, जो भी अपन बात कर रहे थे। दूसरा है भौतिक या यांत्रिक, जो प्राकृतिक रूप से। और एक तो होता है जैविक। जैविक तत्वों के कारण भी क्या होता है, इसमें चट्टानों में जो परिवर्तन होते हैं। तो इस अपक्षय 3 प्रकार से होता है। एक तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, एक भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया। भौतिक अपन बोलते हैं प्राकृतिक को, यांत्रिक और भौतिक दोनों एक ही है। और एक जैविक द्वारा। तो इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय कुछ अवस्था में ही अकेले काम करती है। अब किसी स्थान पर जरूरी नहीं रासायनिक प्रक्रिया से होता है, तो किसी स्थान पर भौतिक प्रक्रिया से होता है। तो सभी स्थानों पर क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। सभी क्षेत्रों में केवल एक प्रक्रिया से भी कार्य हो जाता है।
एक प्रक्रिया से अपक्षय की घटना घटित हो जाती है। यह जैविक, इनमें से कोई भी एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। अब इनमें से कोई ना कोई एक प्रक्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, बाकी प्रक्रिया नगण्य होती है, देखने लायक इतना। तो अपक्षय का अर्थ अपन सीधा सीधा क्या है, रासायनिक किसी तत्व के मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। जैसे जल के साथ क्रिया करती है तो वो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। भौतिक प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं, जैसे अपन देखते हैं कई बार भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, ये प्राकृतिक चीजें हैं। और जैविक जो मानव जनित जो होते हैं, ये अपन इससे निर्मित जो भी घटनाएं होगी और उससे जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो परिवर्तन जैविक की श्रेणी में आ जाता है, जीवों के कारण। तो ये तो था अपक्षय। अब इसमें देखते हैं तीनों को अलग अलग। रासायनिक अपक्षय क्या होता है, फिर दूसरा इसमें रासायनिक अपक्षय, यही बात कर रहे हैं अपन, ये रासायनिक वाला। रासायनिक अपक्षय किसे, जैसे अभी रासायनिक अपक्षय का एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, ठोस, द्रव और गैस अपन देखते हैं। बर्फ जो है वो कैसा होता है, ठोस होता है। जल, वो तरल या लिक्विड जल जो होता है वो कैसा होता है। और यहाँ पर O2 ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के अपन जो बात करें, या जल वाष्प जिसको बोल सकते हैं, जल वाष्प ऑक्सीजन की जगह। तो तीनों चीजों को अगर देखें तो ये सेम चीज ही है, लेकिन तीनों में कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, जल में कन्वर्ट हो जाता है, और जल वाष्प, तीनों ही चीजें, ये गैस, ये तरल और ये ठोस। तो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाएं इसकी देखी जा सकती है। तो ये इसी का पार्ट है। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह, जैसे कि विलयन, विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण और सेलों के अपघटन विलयन और न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या करते हैं, कार्बनीकरण, कार्बन के साथ मिश्रित अवस्था में जल के घुल जाने से। तो किसी कोई भी जो गैस होती है उस गैस के साथ कई बार जल क्रिया करता है तो उसके कारण उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे अपन एक और बात करें, चूना पत्थर, चूना पत्थर में जल मिला दो तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, वो उसकी अवस्था ही चेंज हो जाती है। तो ये क्या होती है, सारे रासायनिक प्रक्रिया होती है जो इसमें क्या होता है, विलयन, जो छिद्र होते हैं, छिद्रों के माध्यम से कार्बनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण और सेलों के अपघटन जैसी घटनाएं घटित होती है। विलयन तथा न्यूनीकरण, विलयन का अलग होना या न्यूनीकरण यानी उसकी मात्रा का कम होना, न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो। सूक्ष्म छोटी अवस्था में इसका परिवर्तन देखा जा सकता है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का क्या हो जाता है, एक चट्टान होती है उस चट्टान का क्या होता है, न्यूनीकरण, यानी उसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण, अपक्षय के कारण। जैसे अपन बात करें, ये चट्टान है, अब इससे लगातार क्या होगा, कुछ कण टूटते रहेंगे, टूटते रहेंगे, तो इसका अपक्षय होता रहेगा, चारों तरफ से टूटते टूटते। तो एक दिन अपन देखते हैं इस चट्टान की जो आकार था वो आकार इतना सा रह गया, बाकी का आकार क्या हो गया, अपक्षय के कारण कणों के रूप में टूट करके कहीं और अन्य क्षेत्र पर चला गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये क्या होता है, ये अचानक से नहीं होती है, एक साथ नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे इसका अपक्षय होता है, धीरे धीरे इसका अपक्षय देखा जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अपक्षय। अपक्षय का अर्थ इसके जो कण है, अब के कण कैसे टूटेंगे, यहाँ से हवा चलती है और हवा से जो धूल के कण, मिट्टी के कण होते हैं वो इससे टकराते हैं, और टकराने से यहाँ पर भी क्या होता है, वही चीज है जो एक पत्थर होता है और उस पर अपन रस्सी को बार बार ऐसे करते, वो बोलते हैं ना काव, उसमें दोआ भी आता है, तो वही सेम चीज है कि पत्थर भी घिस जाता है यहाँ पर। तो ये लगातार अगर ये हवा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता रहेगा तो मिट्टी के कारण, धूल के कणों से क्या होता है, इसका अपक्षय होता रहेगा। तो इसलिए चट्टानों का क्या होता है, न्यूनीकरण, चट्टानें क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें उष्मा के साथ जल, वायु, किसके साथ, एनर्जी यानी उष्मा के साथ जल और वायु यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यम, जल और वायु दोनों चीजें, तो दोनों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। O2 और CO2 की मात्रा जो प्रधानता होती है, विद्यमानता सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को क्या गति है, तीव्र गति देने के लिए आवश्यक होती है। वायु में विद्यमान CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों और पशुओं का अपघटन, पौधे और पशुओं का अपघटन, जो कई बार अपने जो पौधे नष्ट होते हैं तो वो पौधे भी, जब कोई पौधा होता है जो सूख जाता है या अपन उसको काट देते हैं तो वो क्या होता है, मिट्टी में मिलता है, तो उस दौरान पौधे और पशुओं, कब पशु मरते हैं तो उसको भी अपन क्या करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं वैसे ही।
तो क्या होता है, उसके जो अवशेष होते हैं, जीवावशेष होते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं या उनका अपघटन हो जाता है। किसके में? मिट्टी के साथ। तो भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। किसके कारण? जब एक पौधे को अपन, अगर पौधा जीवित रहता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन का को छोड़ने का काम करता है। लेकिन उस पौधे को अगर हम नष्ट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कि वैसे ही अपने इसमें बात करें कि पशुओं के, मृत पशुओं के कारण भी इस प्रकार की क्रिया जो होती है, तो भूमिगत कार्बन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं, जैसे किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही, अब ये चीजें अपने को तो दिखाई तो देती नहीं कि जैसे CO2 का उत्सर्जन है। अभी आप वायुमंडल में या बाहर की तरफ देखोगे तो आपको ये पेड़ पौधे CO2 का अवशोषण करते ही अपने को दिखाई थोड़ी देता है। ये चीजें अपने को, ये केवल किसमें, अनुसंधान, जब वैज्ञानिक इसका रिसर्च करते हैं तभी इन चीजों का पता लगता है। तो विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं, यानी अलग अलग खनिजों पर क्या रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इन सभी का पता किस कहाँ पर लगाया जा सकता है? केवल अनुसंधानशालाओं में इसका पता किया जा सकता है। इन प्रतिक्रियाओं के समान ही वहां पर पता चलता है। तो ये जो प्रक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत क्या होता है, चट्टानों का न्यूनीकरण होता है, अपक्षय, अपघटन और न्यूनीकरण की क्रिया इस रासायनिक अपक्षय के कारण देखी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें घोल या विलयन। जो इसमें आया था घोल और विलयन, वही चीज है। ये अलग अलग पॉइंट थे, देखिए इसमें नाम आए इसमें, विलयन, कार्बोनीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण। तो यही चीजें इसमें देख, जलयोजन, कार्बोनीकरण और घोल विलयन, इनके विस्तारित रूप है। फिर ये जब नेक्स्ट अपन बात करते हैं विलयन की। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है, इसको ध्यान रखना, विलयन का निर्माण यानी उसको, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल का अम्ल को क्या कहेंगे? घोल कहेंगे। उसको क्या कर दिया, यानी उसको मिक्स कर दिया, घोल बना के दिया। जैसे अभी अपन बात करें चीनी, चीनी को आप पानी में मिलाओगे तो क्या होगा, उसका जो घोल होगा वो अलग ही प्रकार का होगा। न तो वहां पर जल की, जो जल और चीनी दोनों को मिश्रित अवस्था में, तो वो एक नया घोल बन जाता है। इस घोल की प्रक्रिया की अपन बात कर रहे हैं इसमें। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का क्या है? घोल में मिलना सम्मिलित होता है। जैसे चीनी क्या है, कण होते हैं इसके ठोस, तो वो क्या होता है, किसके साथ? जल के साथ क्रिया करती है तो वो किसमें? घोल के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो घोल में मिलना सम्मिलित होता है। जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर क्या करता है? निर्भर करती है। जल से संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं बहुत सारे पदार्थ। किसके संपर्क में आने से? जल के संपर्क में, एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। जो जल होता है उसमें ही मिश्रित अवस्था में देखे जा सकते हैं, यानी घुले हुई अवस्था में अपन उसको देख सकते हैं। घुलनशील सेल, अब उसको अपन सेल भी बोल सकते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। अतः ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई इसने, देखो इसमें ये जो पॉइंट दिया है आपसे, कि जैसे इस खनिज इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, और ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में, अधिक वर्षा का मतलब होता है जिस ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, तो उन क्षेत्रों में बिना कोई अवशिष्ट छोड़े सुगमता से क्या करते हैं? निक्षालित हो जाते हैं। यानी जब किसी क्षेत्र में जल की मात्रा ज्यादा रहती है, बारिश ज्यादा होती है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, उसमें पानी के साथ घुल के वो आगे बढ़ जाते हैं, उस क्षेत्र में उसके अवशेष शेष नहीं रहते, अवशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित, यानी वहां से आगे बढ़ जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ पर वर्षा कम होती है, जिस क्षेत्र में जाकर जल एकत्रित होता है, उस क्षेत्र में जाकर वो सारे एक इकट्ठे हो जाते हैं, जो जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ घुल करके आगे बढ़े। तभी अपन बोलते हैं कई बार कि जो बारिश होती है, जैसे ये क्षेत्र है और यहाँ पे कोई बारिश हुई, या इस क्षेत्र में बारिश होती है, तो यहाँ से क्या होता है, इस पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, उस ऊपरी परत की मिट्टी को जल अपने साथ बहाकर अन्य स्थान पर ले गया। इसका मतलब ये भूमि को क्या बना रहा है? अनउपजाऊ बना देता है। अनउपजाऊ बना देता है कैसे? क्योंकि इस पर जो तत्व थे सारे, वो तत्व क्या हुआ, पानी के साथ घुल करके आगे क्षेत्र में चले गए। तो इस यहाँ वाले जो तत्व थे उपजाऊ बनाने, भूमि को उपजाऊ बनाने वाले तत्व, वो धरातल के ऊपरी भाग में थे, ऊपरी, जिसको अपन भूपर्पटी बोलते हैं। तो उस ऊपरी भाग से पानी के साथ मिलकर के वो अन्य स्थान पर चले गए, और कैसे, कौन से स्थान पर? जहाँ पर जल जाकर स्टोर हुआ, उस क्षेत्र में जाकर वो जमा हो जाते।
तो उस क्षेत्र की भूमि को तो क्या बनाएंगे, उपजाऊ, और इस क्षेत्र की भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि जलवायु में बिना कोई अवशिष्ट सोडे सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं, और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज, कार्बोनिक एसिड युक्त जल जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है। कार्बोनिक एसिड किससे बनता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से इसका निर्माण होता है। अब जल में कैसे मिलेगी, इसी धरातल पर या मिट्टी में उपलब्ध जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जैसे ऊपर से बारिश होती है तो वो जल के साथ क्रिया करता है और जल में मिलकर किसका निर्माण करता है, कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। तो वे घुलनशील होते हैं, घुलनशील कार जो जल में घुल जाते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, जल में घुली हुई अवस्था में ही आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। स्व उन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक सेल निर्माण करने वाला खनिज है जो कि घुलनशील है। घुलनशील है, इनमें से ऐसे तत्व जो सारे के सारे कैसे है, रासायनिक प्रक्रिया में जो अपन पढ़ रहे हैं रासायनिक अपक्षय या घोल रंध्र, तो रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, सभी पदार्थ जल के साथ या अन्य किसी के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, घोल में परिवर्तित होते हैं। उस घोल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को अपन रासायनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब इसी का पार्ट है कार्बोनेशन। ये देखो विलयन के बाद में, विलयन तो वही चीज हुआ कि घोल में मिलकर के आगे की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट कार्बोनीकरण, ये कार्बोनेशन और कार्बोनीकरण एक ही बात है। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल क्या कहलाता है, अब इसको अंडरलाइन कर लेना। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का खनिजों से, यानी क्या करेगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है खनिजों से प्रतिक्रिया का जो प्रतिफल होता है, लास्ट में जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को कार्बोनेशन कहा जाता है। किस अवस्था में अपने को दिखाई देता है, ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल और मृदा वायु में, अब इसको ध्यान, जल क्या करता है, वायुमंडल और मृदा, मृदा वायु कौन सी होती है, शुष्क जो मिट्टी होती है जिसमें अंदर क्या रहता है, वायु की मात्रा रहती है। तो वायुमंडल और मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है, इससे कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करती है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में क्या करते हैं, घुल जाते हैं और घुलने के बाद कोई अवशेष शेष नहीं छोड़ते। जैसे आपने क्या किया, किसी चीज को पानी के साथ या जल के साथ मिलाते हैं, तो उस घोल में जब मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पदार्थ का कोई भी कण शेष नहीं रहता, पूरा का पूरा क्या होता है, घुल जाता है। जब आप उसको किसी क्षेत्र में डालोगे तो वो क्या होता है, उसमें आप अभी ये अपन बात कर रहे थे कि चीनी और पानी का जो घोल बनाया है उस घोल में अपन चीनी को ढूंढने लग जाए कि साहब चीनी मिलेगी क्या, अगर पूर्ण रूप से घुल गया तब तो चीनी अपने को दिखाई नहीं देती है। तो इस घोल के साथ क्या होती है, वो इस प्रकार से क्रिया कर लेती है कि आप उसको अगर गिराओगे तो पूरा का पूरा पदार्थ, चीनी वाला जो पदार्थ है वो चीनी वाला पदार्थ जल के साथ ही आगे बहकर जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष वहां पर नहीं छोड़ते, और उसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण हो जाता है। इससे किससे, कार्बोनेशन से। किस, अभी भूमिगत गुफाओं का निर्माण क्यों होता है, जब उस घोल पदार्थ मिट्टी में चलता है तो मिट्टी में क्या होती है, उसके साथ वायु की मात्रा भी होती है, नमी भी होती है और घोल भी होता है। तो इन तीनों के कारण क्या होता है, जैसे वो मिट्टी में प्रवाहित होती है तो मिट्टी में क्या कर देती है, वो वायु जो थी वो वायु उसमें क्या करती है, गुफाएं बना देती है। जो जल होता है वो गुफा बना देता है, तो भूमिगत गुफाओं का निर्माण इसके कारण हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि जो कोई क्षेत्र से नदी बह रही है तो उस नदी में क्या होता है, साइडों में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा हो जाता है, जल के द्वारा। तो वो जल क्या करता है, ये भूमिगत गुफाओं का निर्माण करने का कार्य भी करता है, लेकिन अकेला जल नहीं बल्कि उसके साथ और भी तत्व मिले होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जल योजन। इनकी डेफिनेशन जब नोट्स में आएगी तो ये तो इसमें थोड़ी डेफिनेशन भी हार्ड है, इसमें इसको समझना ध्यान से, और इसकी डेफिनेशन फिर इजी वे में आपको मिल जाएगी। तो डेफिनेशन ढूंढने का प्रयास करना आप, किसी के पास पासबुक हो तो उसमें जल योजन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है, इसकी इजी डेफिनेशन दी हुई है। जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करते हैं, हर खनिज में जल पाया जाता है, विस्तारित हो, जल धारण करके क्या होता है, विस्तारित यानी फैल जाते हैं। किसी चीज में जल जैसे ही मिलाते हो तो उसका भार बढ़ जाता है,
उसका आकार बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है कि जल योजन, जल धारण करने की क्षमता। जैसे आपने क्या किया, अभी अपन बात करें मिट्टी होती है, शुष्क मिट्टी, आप जितनी मात्रा में शुष्क मिट्टी उठा पा रहे हो उसमें आप जल मिला दो, उसके बाद वो मिट्टी आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि उसका भार बढ़ गया, उसका आकार भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जल योजन, जल धारण करना, इस जल योजन का अर्थ क्या होता है? जल धारण करना। तो जल योजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके क्या हो जाते हैं? विस्तारित यानी फैल जाते हैं एवं ये विस्तार पदार्थ के आयतन अथवा सेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। पदार्थ का आयतन, एक छोटा सा पदार्थ था, वो जैसे ही जल में घुला और क्या हो गया? फैल गया। तो उसके पदार्थ के आयतन में क्या होती है? वृद्धि। और सेल, सेल यानी चट्टान भी क्या होती है? चट्टान में भी वृद्धि का कारण बन जाती है। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट एक धातु रूमा होता है, लेकिन जैसे उसमें जल से संपर्क में आता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में। और जिप्सम का अर्थ क्या होता है? जो अपने भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जो मिट्टी का प्रयोग हम करते हैं उसको अपन जिप्सम बोलते हैं। तो एक चट्टान के रूप में था, जैसे जल के संपर्क में आया और जिप्सम यानी मिट्टी नुमा आकृति, उसके आकार बढ़ जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ये सारी जो प्रक्रिया होती है किसके कारण होती है? रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा। ये प्रक्रिया उत्कर्मणीय और लंबी होती है, काफी लंबाई। लंबी का अर्थ क्या होता है? एक लंबा समय लेती है। जैसे अपन बात किए कि कैल्शियम सल्फेट जो होता है, वो कैल्शियम सल्फेट की जो चट्टान होती है तो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिप्सम में। तो ये कैल्शियम सल्फेट जो एक चट्टान थी, वो चट्टान जैसे जल के संपर्क में आती है वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। तो जिप्सम में परिवर्तित होने के कारण जो कैल्शियम सल्फेट थी वो अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, स्थायी गुण एक स्थान पर दिखाई देती है अपने को। यानी वो चट्टान जो थी उसमें जैसे ही जल मिला, वो जैसे जिप्सम में कन्वर्ट हुई और जल के साथ, ये जल के साथ नहीं, ये उसी स्थान पर स्थायी रहती है, वो दूसरे स्थान पर नहीं जा पाती है। ये प्रतिक्रिया उत्कर्मणीय, वहीं पर क्या होती है? इसका उत्थान होता है और एक लंबी प्रोसेस होती है। आपने कभी ऐसी कोई वस्तु देखी है जिसमें धरातल पर जैसे अपन इसको गीला करते हैं तो ये क्या होती है? इसका जो भार है, ये कोई वस्तु पड़ी हुई है और इसको गीला करते हैं, इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ये ऊपर की ओर उठ जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया भी अपन कई बार देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी धातुएं होती है जिनमें जैसे जल डालते हैं तो उसका क्या होती है? फूलना शुरू कर देती हो। तो फूलती है ना, तो उस फूलने का मतलब ये थोड़ी कि वो पानी के साथ बहकर चली जाएगी, वो उसी स्थान पर फूलती रहती है। ये उत्क्रमणीय उसी स्थान पर और लंबी प्रोसेस है तथा इसके सतत, सतत का मतलब इसी के साथ लगातार पुनरावृत्ति से सेलों में क्या होती है? शांति हो जा पुनरावृत्ति से सेलों में श्रांति, यानी सेलें जो होती है वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है एक तरह से, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होता है? जब सेलें यानी चट्टानें कमजोर होगी तो उसमें क्या होगा? विघटन होगा, टूट जाएगी। अनेक क्ले खनिज शुष्क आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलती और संकुचित होती। कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो फूलने का काम करती है, कुछ चट्टानें ऐसी होती है जैसे जल डालते हैं तो सिकुड़ने का काम करती है। तो संकुचित और फूलती और संकुचित होती, संकुचित का अर्थ सिकुड़ना। तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति ऊपरी शाही पदार्थों में दरार का कारण बनती है। अब इस जब कोई चट्टान जो होती है जब फूलती है और सिकुड़ती है, ऐसी घटनाएं होती है, तो उनमें क्या होती है? कई बार अपघटन, टूटने की घटनाएं भी हो जाती है, कई बार उनमें दरारें आ जाती है। तो इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण, बार बार ऐसी प्रक्रिया होने के कारण ऊपरी भाग में क्या होती है? पदार्थों में दरार का कारण बन जाती है। रंध्र यानी छिद्र, छिद्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जल योजन से, बार बार जल के संपर्क में आने से प्रभावित होकर सेल क्या होती है? विभंग यानी बिखर जाती है, सहायक होती है, विभंग में सहायक होती है। और जल योजन के कारण खनिजों में आयतन में परिवर्तन, अपसल्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो स्थायी अपने ही स्थान पर क्या होती है? फूलने का और संकुचित यानी सिकुड़ने का काम करती है, जिसके कारण क्या होता है? कई बार वो चट्टानें टूट जाती है, उनमें दरारें आ जाती है। तो ये दरारें वाली जो प्रक्रिया है इसी के अंतर्गत देखी जाती है। और किसके संपर्क में आने के कारण? जल के संपर्क में आने के कारण। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, इन दोनों की डेफिनेशन अपने को लिखनी है। तो ऑक्सीकरण, अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीकरण का सहयोग।
खनिज और ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसको ऐसे नोट कर लेना, खनिज प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। अपक्ष में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु। इससे ये ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, इससे दोनों से किसका निर्माण होता है? ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज और ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण वही होता है। जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं, वायुमंडल और ऑक्सीजन युक्त जल, इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। इस कारण से लगातार सेलें टूटती जाती है। और ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लोह धारण करने वाले तत्व जैसे बायोटाइट, ओलिवाइन, पायरोक्सिन जैसे खनिजों को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब इनमें क्या होती है? बायोटाइट लोह धारण करता है, इन लोहे की मात्रा होती है। ओलिवाइन ये भी लोहे की मात्रा होती है। पायरोक्सिन ये ऐसे खनिज है जिनमें लोहे की मात्रा देखने को जाती है। तो ऑक्सीकरण क्या करता है? लोहे पर लाल रंग और भूरे और पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। कई बार अपन देखते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई लोहा की बड़ी कोई गाडर पड़ी होती है और उस पर जैसे ही जल गिरता है तो वहां से क्या होता है? रेड रेड कलर का एक चिपचिपा पदार्थ, उससे चिपचिपा तो नहीं होता लेकिन रेड कलर का पदार्थ उससे निकलता है। तो वो क्या होता है? अपन उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं जंग लग गई। और जंग लग गए लोहे को अपन कई बार घिसते हैं तो उससे रेड कलर का पदार्थ निकलता है। तो वो उसके ऊपर किसके साथ क्रिया किया उसने? लोएस्ट ने जल के साथ क्रिया करने। आप सूखे लोहे को घिस लो, कुछ नहीं निकलेगा। जैसे ही जल डाल के आप उसको घिसोगे तो उससे क्या होगा? रेड पदार्थ निकलेगा। तो ये वही चीज है कि ऑक्सीकरण होने पर लोहे का लाल रंग पीले या भूरे या पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन नहीं हो, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे न्यूनीकरण का नाम दिया जाता है, न्यूनीकरण कहा जाता है। ऐसी दशाएं प्राय अब ऐसी दशाएं कहाँ पर बनती है? तो प्राय भौम जल स्तर के नीचे, भूमि के जल के नीचे भाग में, रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित झीलों, जो झीलें होती है जल प्लावित यानी झीलों वाले क्षेत्र। न्यूनीकृत होने पर लौह का रंग कैसा होता है? लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है, यानी उसका रंग परिवर्तित होता रहता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतर संबंधित जल योजन, कार्बोनेशन और ऑक्सीकरण के साथ साथ चलते चलते एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देती है। अब ये तो था अपना अभी जो पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण। इसलिए ज्यादा हो जाएगा बेटा, मैंने इसको अभी जितना पढ़ा है उसमें क्या करना है अपने को? एक तो किसी की जो पासबुक लेनी है, पासबुक में जो शब्दावली है उस शब्दावली में से इसमें जितने शब्द है उस शब्दावली के अर्थ लिखने हैं। शब्दावली के अर्थ सभी को लिखने हैं और अर्थ लिखने के बाद में इस चैप्टर को 2 बार रीड करना है। अभी जितना पढ़ा है ना, तो शब्दावली के अर्थ ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, इनके एक अर्थ सिंगल अर्थ दिए हुए उन अर्थों को लिखना पहले। उसमें लास्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन जो दिए हुए उस छोटे क्वेश्चनों में, इनमें अपक्षय, अपर्दन, अपघटन, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में मिल जाएंगे और स्टार्टिंग में भी मिल जाएंगे। किसी ने बनाया क्या? मैंने पहले बोला था तो पहले इसकी शब्दावली बनाई किसी ने? आपको पहले कहा था ना एक बार इसके अर्थ देखना छोटे छोटे शब्दों के। किसी ने बनाई क्या अभी तक? तो बेटा बनाओगे तभी तो याद रहेगा ना। फिर लास्ट में अपन इसको कोई रामायण की तरफ पढ़ के छोड़ देंगे तो क्या मतलब निकलेगा फिर उसका? इसके शब्दार्थ बनाओ और इसमें से ऐसे शब्द निकालो जो आपके, भाई ये शब्द मेरे इसका अर्थ नहीं मिला, तो ऐसे शब्द निकालो तो उसका अर्थ दोबारा साथ के साथ लिख लेंगे अपन नोट। भाई जो शब्द आपके समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पे अभी नाम दे दिया न्यूनीकरण। अभी न्यूनीकरण अगर आपके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो इसका अर्थ आप यहाँ शब्द लिख लो न्यूनीकरण और इसको खाली छोड़ दो। भाई इसका अर्थ क्या होता है? यानी किसी भी धातु जो होती है, जो चट्टान होती है, उस चट्टान का अपघटन से या अपक्षय के कारण धीरे धीरे उसका प्रक्रिया का, यानी उस चट्टान की जो मात्रा है उस मात्रा में कमी या आकार में कमी न्यूनीकरण की प्रक्रिया है। और ये किसके कारण होती है? ऑक्सीकरण या जो कार्बोनेशन अपन बात करें तो ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन से क्या होती है? चट्टानें धीरे धीरे क्या होती है? नष्ट होने लग जाती है। तो नष्ट होने की प्रक्रिया को अपन न्यूनीकरण का नाम दे सकते हैं।
इसमें यही तो अपन बात कर रहे हैं कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे क्या होता है, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया। रासायनिक क्रिया से जिन चट्टानों में धीरे धीरे कमी आने लगती है, तो वो चट्टान क्या होगी, समाप्ति होगी, कमी होगी। तो उस कम होने की प्रक्रिया को हम न्यूनीकरण बोल देते हैं। तो ऐसे इनके है ना, शब्दावली लिखो पहले एक बार, और शब्दावली में जिन जिन शब्दों के आपको अगर पूरे ही नहीं आते तो आप पूरे लिख के ले आना, लेकिन लिखना पहले, जितने आते हैं उनके, जितने आपको मिल जाते हैं उनके अर्थ लिखो, और अर्थ लिखकर उनको अर्थ को समझो, उसके बाद इस चैप्टर को समझेंगे। तो यहाँ तक जितना पढ़ा दिया, कल या तो आप शब्दावली आप लिख के लाओगे, आप नहीं लिख के लाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर नहीं मिलते हैं तो मेरे को बता देना भाई, ये इन शब्दों के अर्थ मेरे को नहीं मिले। ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, देखो। क्या हम लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण का उदाहरण मान सकते हैं? लोहे में जंग लगने की जो प्रक्रिया है, क्या ऑक्सीकरण है? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना आवश्यक है? यानी जल के बिना रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होगी ही नहीं। इसने कहा है ना कि रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में जल कितना, जल से ही ये रासायनिक अपक्षय की क्रियाएं होती है। क्या रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जल अभाव, जल अभाव का अर्थ है ऐसे क्षेत्रों में संभव है जहां पर जल नहीं हो वाले उष्ण मरुस्थलों में प्रभावकारी हो सकती है क्या? अब अपन बात करें कि रासायनिक अपक्षय की क्रिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में हो सकती है क्या? तो जल जहां पर होगा वहां पर ये रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं होती है, या ना के बराबर होती है। कभी कभार हल्की फुल्की बारिश से हो सकता है उस क्षेत्र में भी, लेकिन जल की उपस्थिति आवश्यक है। बिना जल के रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है। लोहे में जंग लगती है, बिल्कुल। आप पानी में अपन लोहे की कोई वस्तु रखते हैं तो उसमें लगातार पानी गिरने से क्या होता है, आप पानी के संपर्क में रख दो, 10 घंटे 12 घंटे बाद में आपको पता लग जाएगा इसमें जंग लगने की प्रक्रिया। केवल किसमें जंग नहीं लगती है? इस्पात। आज लोहे का एक उत्तम रूप है इस्पात, जिसमें जंग नहीं लगती है। लेकिन सिंपल जो लोहा होता है उसमें जंग लगती है, और किसके कारण लगती है? जल के संपर्क में आने से। और जल में किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की और जल दोनों की मात्रा होने के कारण उसमें वायु और जल की उपस्थिति के कारण ही उसमें जंग की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। तो यहाँ तक एक बार इसके अर्थ लिखो सबके, और ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो एक बार। फिर कल अपन स्टार्ट करेंगे भौतिक अपक्षय प्रक्रिया है। अभी अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्षय, अब कल अपन पढ़ेंगे भौतिक अपक्षय वाली। लेकिन पहले अपने रासायनिक अपक्षय सबका क्लियर होगा, उसके बाद ही इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।